नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी क्यूआर चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में दोस्तों हम एकात्मक प्रणाली या एकात्मक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डेमोक्रेटिक स्टेट को पावर की कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखें तो उसमें दो प्रकार का सिस्टम वर्क कर सकता है। पहला फेडरल सिस्टम और दूसरा यूनिटरी सिस्टम। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम फेडरल सिस्टम के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। चलिए दोस्तों, यूनिटरी सिस्टम, जब केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का कोई बंटवारा ना हो और सारी शक्तियां क्या हों दोस्तों, केंद्र में निहित हों, यानी कि प्रांतों के पास शक्तियां ना होकर के सारी शक्तियां किसके पास हों दोस्तों, केंद्र के पास में। इसका अर्थ सीधा सीधा अर्थ हुआ दोस्तों कि प्रांतों के पास सरकार बनाने और चलाने की स्वतंत्रता ना हो, बल्कि प्रांत केंद्र के प्रशासनिक एजेंट की भांति कार्य करते हों और उतनी स्वतंत्रता एवं अधिकार का उपयोग करते हों जितनी कि केंद्र के द्वारा उन्हें सौंपी जाए। तो दोस्तों, ऐसे राज्यों को हम क्या कहते हैं, एकात्मक राज्य। और एकात्मक राज्य के लिए जो संविधान बनाया जाता है दोस्तों, उसे हम एकात्मक संविधान कहते हैं। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस। और भी देश हैं इसके एग्जाम्पल, लेकिन सबसे दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं ब्रिटेन और फ्रांस। चलिए दोस्तों, हम अब देखते हैं कि यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं एकात्मक प्रणाली के। पहला दोस्तों पॉइंट है एकल संविधान। एकल संविधान से दोस्तों तात्पर्य है कि संघ एवं राज्यों के लिए अलग अलग संविधान ना होकर के सिर्फ एक ही संविधान होगा और वो संविधान पूरे देश के लिए सर्वमान्य होगा। अगर भारत की स्थिति में देखें हम, तो भारत का दोस्तों सिर्फ एक ही संविधान है, वो है भारत का संविधान, ना कि किसी अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान हो। तो भारत में क्या संविधान है दोस्तों, एकल संविधान। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट हो चुका। अगला पॉइंट है दोस्तों एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का तात्पर्य दोस्तों संघ एवं राज्यों की अलग अलग नागरिकता ना होकर के सिर्फ एक ही नागरिकता हो, और वो नागरिकता कैसी हो, उस देश की नागरिकता हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत में दोस्तों हमको सिर्फ एक ही नागरिकता की आवश्यकता है, वो है भारत का नागरिक, ना कि हमें किसी भी राज्य की, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनकी अलग अलग नागरिक होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ एक ही नागरिकता है हमारे लिए, वो है भारत का नागरिक। तो भारत में नागरिकता की दोस्तों कैसी स्थिति है, एकल नागरिकता है। अगला पॉइंट, संसद द्वारा राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति, नए राज्यों को निर्माण करने की शक्ति, ये सब विशेषताएं एकात्मक प्रणाली के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट है राज्यपालों की नियुक्ति। दोस्तों, अगर राज्यपाल की स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो राज्यपाल की स्थिति क्या होती है दोस्तों, राज्य में कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो केंद्र की एजेंट की भांति कार्य करता है, क्योंकि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है उसका, केंद्र के द्वारा सीधे नियुक्ति की जाती है राज्य में, तो कहीं ना कहीं केंद्र के एजेंट की भांति कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं से आपको देखने पर लग रहा होगा कि केंद्र का प्रांतों के ऊपर राज्यपाल के पद के द्वारा क्या है, नियंत्रण। आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों, जब किसी भी प्रांत, जिसे हम प्रांत या राज्य, किसी भी प्रांत में जब वहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुकूल नहीं चलती है, तो क्या किया जाता है, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी लग जाती है तो क्या होता है दोस्तों, सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास में। अगला पॉइंट दोस्तों, संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति, यानी कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर अगर वो राष्ट्रीय हित का हो तो उस पर कानून बना सकती है। ये पॉइंट हो गया दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, आपातकाल के दौरान क्या होता है कि राज्य सूची के विषय पर भी संसद, यानी कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय हित का वो विषय ना भी हो, एक सामान्य विषय हो, अगर उस टाइम आपातकाल लगा है
तो संसद उस पर भी कानून बना सकती है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझना होगा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता किसका है। राज्यसभा में दोस्तों राज्य, जितने भी राज्य हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व होता है। आप देखेंगे कि राज्यसभा में किसी राज्य से 10 सीटें, किसी राज्य से 15 सीटें, किसी से 20 सीटें, यानी कि प्रत्येक राज्य से सीटों का जो बंटवारा एक तरह से देखा जाए वो समान रूप से ना होकर कैसा है, असमान है। अखिल भारतीय सेवाएं, जितनी भी सेवाएं अखिल भारतीय और इंडिया सर्विस जितनी हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों, जो नियुक्ति की जाती है, एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, सेंट्रल, केंद्र कराता है। और वो काम कहाँ करते हैं, सभी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें वो काम करते हैं। यानी सेवाएं तो राज्यों को देते हैं, लेकिन नियुक्ति का कार्य कौन करता है दोस्तों, केंद्र। अगला पॉइंट है दोस्तों एकीकृत न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्ट। दोस्तों जैसे कि हमें एग्जाम्पल देखें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे पर प्रशासनिक नियंत्रण तो नहीं होता है, लेकिन न्यायिक जुडिशियल नियंत्रण एक दूसरे पर इनका होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर देखा जाए तो जुडिशियल कंट्रोल देखेंगे तो जितनी भी हाई कोर्ट है उन पर उसका जुडिशियल कंट्रोल है, और हाई कोर्ट का जितनी भी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उस राज्य में, उन पर कंट्रोल होता है। तो दोस्तों हमने लगभग सारी वैसे जितनी भी फीचर्स थे यूनिटरी सिस्टम के वो हमने देख लिए हैं। दोस्तों मैंने इसमें यूनिटरी सिस्टम के वही पॉइंट लिए हैं जो कि भारत में लागू है। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के कुछ पॉइंट ऐसे थे दोस्तों जो भारत में थे, और आज यूनिटरी सिस्टम के कुछ पॉइंट ऐसे मिले हैं जो भी भारत में, जैसे कि फेडरल सिस्टम के कुछ पॉइंट थे दोस्तों, सर्वोच्च संविधान वाला जो भारत में है, लिखित संविधान, और केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा, दोहरी राज्य व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, केंद्रीय विधायिका का द्विसदनीय। तो ये सारे पॉइंट भारत में हैं दोस्तों, और यूनिटरी सिस्टम के मैंने जो आपको आज पॉइंट बताए ये भी भारत में। तो दोस्तों प्रश्न ये अब उठता है कि भारत में फेडरल सिस्टम है या फिर यूनिटरी सिस्टम है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात क्लियर की थी कि भारत में फेडरल सिस्टम है। किस टाइप का फेडरल सिस्टम है दोस्तों, यूनियन टाइप का फेडरल सिस्टम। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको इसमें डाउट होगा कि भारत में फेडरल सिस्टम है, क्या यूनिटरी सिस्टम है, क्या क्वासी फेडरल सिस्टम है। दोस्तों अधिकतर लोग भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम को बोलते हैं कि भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम है, लेकिन आपको याद रखना होगा दोस्तों कि भारत पूर्ण रूप से संघात्मक राज्य है, यानी कि पूर्ण रूप से भारत में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, उनमें से जो यूनियन टाइप का फेडरल सिस्टम है वो भारत में। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।